to this lesson. So this is our AVFM मॉड्यूल बी क्विक रिवीजन सेशन. सो अगले 30 से 40 मिनट में दोस्तों आप मॉड्यूल बी को क्विकली रिवाइज कर पाएंगे. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है उसे आप समझ पाएंगे. और डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं, जिससे मैंने एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है. सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं. इससे पहले हम लोगों ने मॉड्यूल ए को क्विकली रिवाइज किया था. आज हम लोग मॉड्यूल बी को क्विकली रिवाइज करते हैं. पहला यूनिट नंबर 7 है. दोस्तों बताया जा रहा है कि फाइनेंस जो है ऑनर प्रोवाइड करते हैं, प्रमोटर प्रोवाइड करते हैं, या दोस्तों बोरोइंग लॉन्ग टर्म लोन बोरो कर सकते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. ब्रिज फाइनेंसिंग को भी यूज़ किया जाता है ताकि गैप जो है फंड रिक्वायरमेंट और एक्चुअल रिलीज के बीच में गैप है उसको फिल कर सकें. डेब्ट इक्विटी रेशियो एक नॉर्म्स होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितना इक्विटी प्रमोटर कंट्रीब्यूट करें और कितना वो बोरो करें अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए. ये होता है दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो. फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो करंट एसेट और लायबिलिटी के बीच में गैप है उससे मैनेज कर सकें, और ये बैंक फाइनेंस कर सकती है. बोरोवर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इस गैप के प्रति. दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का मेन पर्पज़ ये होता है कि अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज कर सकें और कॉस्ट ऑफ फंड को मिनिमाइज कर सकें. क्लीन फाइनेंसिंग कॉस्टलीस्ट होता है लेकिन सबसे सिक्योर होता है लेंडर के लिए. दूसरे दोस्तों फाइनेंस हो सकता है जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे मान लीजिए कि सिक्योरिटी ऑफर कर दिया आपने फिक्स और करंट एसेट के लिए. इंटरेस्ट रेट दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉर्पोरेट पे करती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे बैलेंस शीट, परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट सर्विसिंग एंड रिपेमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग. दोस्तों इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि प्रमोटर के द्वारा ऑन किया गया. यानी प्रमोटर के द्वारा ऑन किया गया बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए दोस्तों कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है. इसमें दोस्तों इक्विटी शेयर, नॉमिनल वैल्यू और दोस्तों होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल राइट, जैसे कि राइट टू इनकम एंड राइट टू रिटर्निंग सरप्लस एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन. दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है और वो कॉमन डॉक्यूमेंट से अवॉइड होते हैं, जिसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है. दोस्तों शेयर को प्राइसिंग कर सकते हैं नॉमिनल वैल्यू पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे. इक्विटी कैपिटल को इन्हांस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, बॉट बैक कर सकते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर सकते हैं. शेयर होल्डर जो है अपने विल पे एग्जिट कर सकते हैं प्रिस्क्राइब रूल को फॉलो करके. और दोस्तों शेयर होल्डर प्लेज भी कर सकते हैं और शेयर के अगेंस्ट बोरो भी कर सकते हैं. इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो समझाया गया था दोस्तों. ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल इन एरियर, अनपेड शेयर कैपिटल. दोस्तों अब जरा हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास. तो एक है इक्विटी का एडवांटेज क्या है कि आपको कोई पेमेंट नहीं चाहिए और रिपेमेंट भी नहीं है. रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करता है, सेंस ऑफ ऑनरशिप फील होता है. हायर इक्विटी अमाउंट दोस्तों हाई लेवल ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है. डिसएडवांटेज क्या है कि ऑनरशिप का डाइल्यूशन होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर होता है इक्विटी केस में, और इक्विटी इन्वेस्टर से प्रेशर आता है शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए. इंटरनल एक्रूवल की बात करें तो दोस्तों इंटरनल एक्रूवल जो है उसका एडवांटेज क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूजेस पे, कोई कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं होता है, रेडली अवेलेबल होता है, ये ऑनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता. डिसएडवांटेज क्या है इंटरनल एक्रूवल का कि दोस्तों आप रिटेन अर्निंग को इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर लेते हैं. हायर कॉस्ट होता है अनडिक्लेयर्ड इवेंट के फॉर्म में. हार्म होता है शेयर होल्डर को ओवर यूज से. और दोस्तों डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड रिड्यूस होता है. प्रेफरेंस कैपिटल दोस्तों का एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टर को लोअर रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी. प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड के रेस्पेक्ट में, और पेमेंट के रेस्पेक्ट में लिक्विडेशन यदि हो जाता है तो फिक्स डिविडेंड रेट मिलता है. डिविडेंड का इंटाइटलमेंट होता है यदि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवेलेबल है. दोस्तों डिसएडवांटेज ये है प्रेफरेंस कैपिटल का कि सिक्योर डेब्ट की तरह सेफ नहीं होता है. रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं विथ रिगार्ड्स टू द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. दोस्तों प्रेफरेंस शेयर और टर्म लोन में क्या डिफरेंस है. प्रेफरेंस सोर्स अच्छा सोर्स है फंड फॉर लॉन्ग पीरियड, ज़्यादातर प्राइवेटली प्लेस्ड है. प्रेफरेंस कैपिटल का दोस्तों फिक्स रिकरिंग कॉस्ट होता है डिविडेंड के फॉर्म में. और दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस का पॉसिबिलिटी है प्रेफरेंस कैपिटल केस में. यदि मान लीजिए डिविडेंड का नॉन पेमेंट होगा, जो डिविडेंड पे होगा वो नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होगा, जो कि रियल कॉस्ट ऑफ फंडिंग को बढ़ा देगा. जो रिडेम्पशन रिजर्व्स होता है वो क्रिएट किया जाता है, जिस कारण से लोअर रिटेन अर्निंग होता है. जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों वो फील करते हैं साइडलाइन जब प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड पे आउट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है. लिक्विडेशन के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायर चार्ज मिलता है ओवर रेजिडुअल एसेट एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर. जो वोटिंग राइट का कंटिजेंसी है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है. दोस्तों फिर बात करें टर्म लोन की, तो टर्म लोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपेमेंट होता है. इसे यूज़ कर सकते हैं आप एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट को सेटिंग अप के लिए. ये चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी. इसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है. ये सिक्योर होता है अगेंस्ट द एसेट परचेज और थ्रू लोन. दोस्तों टर्म लोन में जो कोलेटरल सिक्योरिटीज़ होता है वो लिया जाता है ताकि आप बोरोवर को हाईली कमिटेड रख सकें. जो अमाउंट ऑफ लोन होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो से. और दोस्तों इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एसेट का होता है. दोस्तों टर्म लोन को ग्रांट किया जाता है जब आप इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखते हैं किसी प्रोजेक्ट का.
ठीक है, कुछ मॉरिटोरियम भी दिया जाता है प्रिंसिपल रिपेमेंट पे। जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, लेसन को आगे बढ़ाने से पहले इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर CIB प्रिपरेशन, यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है कि कैसे अगले 1 महीना का यूज़ करें अपने CIB की प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, तो आप हमारे क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। इसमें डेली बेसिस पे आपको एक शेड्यूल मैनर में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप उतना कंटेंट डेली बेसिस पे कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका मंथली बेसिस पे आपको जितना पढ़ना है वो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। और दोस्तों इसमें आपको PDF, वीडियोज़, मॉक टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है ऑन डेली बेसिस। सो आपको अपने स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे मॉक टेस्ट में इनरोल हो जाइए। सारा स्केड्यूल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू रीड दोज कंटेंट एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस क्रैश कोर्स, काइंडली व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, और क्या पॉइंट्स बताया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर के बारे में, लेट्स डिस्कस। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बोरोवर है वो अपने शेयर होल्डिंग को रिटेन करते हैं और मैनेजमेंट पे कंट्रोल को रिटेन करते हैं। जो रिपेमेंट ओवर लॉन्ग पीरियड होता है वो चीपर होता है इन्फ्लेशन के कारण। जो लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, क्योंकि बोरोवर के टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। टाइमली सबमिशन ऑफ डेटा लैंडर को हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो बेटर सिस्टम को डेवलप कर सके। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन का डिसएडवांटेज क्या है, कि रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग को हिंडर कर सकते हैं। और दोस्तों रियल इंटरेस्ट रेट को भी हायर हो जाता है। डिवेंचर दोस्तों एक तरह का लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जो कि प्रॉमिस करता है रिपेमेंट फ्यूचर डेट में। और दोस्तों इसका फीचर्स होता है डिवेंचर का, जैसे फिक्स टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्टेबिलिटी। एडवांटेज ये है डिवेंचर का कि ये लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है, इसको फ्यूचर इंटरेस्ट कहा जाता है, रिडेम्पशन लायबिलिटी है। और दोस्तों नेगोशिएटेड कॉस्ट ऑफ सेविंग, सर्विसिंग एंड रिडेम्पशन है। डिसएडवांटेज ये है डिवेंचर का कि इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता है टर्म का आफ्टर इशुएंस। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व फंड। अल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें रिस्क और रेगुलेशन से सब्जेक्टेड है। बहुत तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, जैसे क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग, वेंचर कैपिटल फंड, प्राइवेट इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशलाइज करती है रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में गवर्न किया जाता है FDI पॉलिसी के द्वारा, जो कि भारतीय सरकार ने अनाउंस किया था। और दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट किया जाता है BRA 1949 के द्वारा। और RBI जो है गाइडलाइन इशू करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू आवर यूनिट नंबर 8। सो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में बताया जा रहा है। लीवर जैसे सीसॉ एक एग्जांपल है दोस्तों लीवर का, जहाँ पे वेट पोजीशन जो है फर्दर अवे फ्रॉम द फल्क्रम वो हैवियर वेट को लिफ्ट कर सकता है। गैलीलियो ने कहा था कि गिव मी अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड आई कैन लिफ्ट द अर्थ। यही बेसिस है प्रिंसिपल ऑफ लीवर का। दोस्तों फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है कि आप अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना बिना शेयर होल्डर को पैसा लाए हुए, ठीक है, और मतलब EPS को आप बढ़ाते हैं बिना शेयर होल्डर ब्रिंगिंग इन मोर मनी बाय बोरोइंग फंड बोरो करके। तो डेब्ट को यूज किया जाता है एसेट को एक्वायर करने के लिए, जो कि वैल्यू एडिशन करता है बिजनेस में। एजम्पशन ये होता है कि जो बोरोड फंड है उसका जो कॉस्ट होता है वो एडेड वैल्यू से कम होता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकता है, लेकिन यदि आपका एक्सेसिव बोरोइंग होगा इस कारण से लैंडर रिलक्टेंट होंगे और EPS घटेगा। दोस्तों क्या क्या मेथड्स है फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने का, तो एक है डेब्ट टू एसेट रेशियो, दूसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तीसरा है डेब्ट टू EBI DTA रेशियो, चौथा है दोस्तों इक्विटी मल्टीप्लायर, पांचवा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यदि हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, एक रेशियो है परसेंटेज चेंज इन EPS टू परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी EPS में कितना परसेंटेज चेंज है इसको नोमिनेटर में लिख दीजिए, और परसेंटेज चेंज इन EBIT जो है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। यानी फॉर्मूला DFL का हो गया EPS अपॉन डेल्टा EPS अपॉन EPS डिवाइडेड बाय डेल्टा EBT अपॉन EBIT, या डेल्टा EBT अपॉन EBT डिवाइडेड बाय डेल्टा EBIT अपॉन EBT। DFL को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं EBIT अपॉन EBT। दोस्तों ऑपरेशनल लिवरेज जो है इक्विटी और डेब्ट का मिक्स होता है, जो कि डिटरमाइन किया जाता है रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। फाइनेंशियल लीवरेज का बिहेवियर कैसा होता है दोस्तों, फाइनेंशियल लीवरेज जो है रिटर्न ऑन इक्विटी को इनहांस कर सकता है, लेकिन इसे एडवर्सली इफेक्ट भी करता है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। जो डिग्री ऑफ लीवरेज होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच में कोरिलेशन को स्टैब्लिश करके। दोस्तों जैसे आपको गिवन सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे EBIT और EBT निकाल सकते हैं। DFL को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है DFL इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल। मेरे दोस्तों वीडियो लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इसके फॉर्मूले को यूज़ करना है। दोस्तों ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का EBIT पे। तो यदि आपका ऑपरेटिंग लीवरेज हायर है इसका मतलब कि फिक्स कॉस्ट हायर है। यदि लोअर फिक्स कॉस्ट बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा सकती है विद सब्सटेंशियल ड्रॉप इन सेल्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दोस्तों DOL मेजर करता है EBIT के सेंसिटिविटी को चेंज इन सेल्स, यानी EBIT कितना सेंसिटिव है सेल्स में चेंज होने से ये DOL बताता है। DOL का फॉर्मूला होता है दोस्तों परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो DOL को फॉर्मूला होता है दोस्तों सेल्स क्वांटिटी
जिसके अंदर प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय EBIT या कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब आइए दोस्तों यूनिट 9 को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि टीम का कन्विक्शन जरूरी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, और डिटरमाइन करना कि इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोसेस में। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है दोस्तों प्रोफेशनल होगा, साइंटिफिक होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, तो मैनेजमेंट का गोल ये है कि हम शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाएं। तो जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पोटेंशियल इन्वेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि कंपनी के वैल्यू को बूस्ट अप करेगी। दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के एस्टिमेशन की, तो कैश फ्लो के 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनिशियल, ऑपरेटिंग एंड टर्मिनल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है और नेट वर्किंग कैपिटल जो कि ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर आउटफ्लो आता है और रिजल्टिंग इनफ्लो ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। टर्मिनल कैश फ्लो होता है वो नेट इनफ्लो होता है आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस। यानी जब बिजनेस लिक्विडेट होती है तो दोस्तों लिक्विडेशन होने के बाद कितना नेट इनफ्लो है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। दोस्तों बात करें कैश फ्लो के कंपोनेंट की, तो दोस्तों कैश फ्लो के एलिमेंट होते हैं हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या नेट वर्किंग कैपिटल जिसको जो कि जरूरी है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। फिर दोस्तों एक है हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी आउटफ्लो और रिजल्टिंग इनफ्लो ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तीसरा है दोस्तों टर्मिनल कैश फ्लो यानी नेट इनफ्लो आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस। दोस्तों फोरकास्टिंग क्या होता है, यदि देखिए फिक्स एसेट का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर एसेट्स सच एज लैंड, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। वर्किंग कैपिटल के अंदर दोस्तों बेसिकली रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल, एडवांसेस और कैश बैलेंस आते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए। बिजनेस एडवांस में दोस्तों वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है तो कि बिजनेस एडवांस के लिए प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल दोस्तों वो ड्यूरेशन होता है जिसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। दोस्तों सेल्स, प्रोडक्शन और दूसरे फंक्शन बजट में क्या रिलेशनशिप होता है, देखिए अकाउंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, HR, मेंटेनेंस, पब्लिक रिलेशन, लीगल एंड कंप्लाइंस, ये सभी बिजनेस के फंक्शन हैं। दोस्तों बात करें कैश फोरकास्ट और कॉस्ट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। कैश फोरकास्ट कंसीडर करता है इनफ्लो फ्रॉम सेल्स एंड सर्विसेज। क्या क्या फैक्टर कंसीडर किया जाएगा सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए, डिमांड एस्टिमेशन, प्रोडक्ट कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटिशन एंड मार्केट पेनिट्रेशन रिक्वायरमेंट। कॉस्ट कैश फोरकास्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ इंसेंटिव और जो डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है मार्केटिंग टीम को, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल कंपेंग, एग्जीबिशन, टूरिंग एंड एडवर्टीजमेंट, इन सभी को ध्यान में रखा जाएगा जब भी आप कैश इनफ्लो को फोरकास्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी या इंगेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड, इसको भी फैक्टर किया जाएगा। दोस्तों आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे आप रिलेवेंट कैश फ्लो को कैलकुलेट कीजिए नई मशीनरी को परचेस करने के लिए। डेप्रिसिएशन पर ईयर को कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन से मेथड से। फिर प्रोजेक्ट का कॉस्ट एनालिसिस कैसे होता है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट आता है फिक्स एसेट में जो कि जरूरी है प्रोडक्ट प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है फिक्स एसेट में स्टार्टिंग प्रोडक्शन। टेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सभी आते हैं। लैंड कॉस्ट वेरी करेगा फ्री होल्ड या लीज के बेसिस पे, इसमें स्टाम्प ड्यूटी, लीगल फी, लेवलिंग एंड डेवलपिंग कॉस्ट, ये सभी आते हैं। फैक्टरिंग बिल्डिंग कॉस्ट वेरी करता है बाइंग, कंस्ट्रक्टिंग या रेंटल बेसिस पे। दोस्तों प्लांट और मशीनरी कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस, ड्यूटी, फ्रेट इनवार्ड, क्लियरिंग एंड कस्टम, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ये सभी आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है और डिबिट किया जाता है एसेट या क्लास ऑफ एसेट में। क्रेडिट किया जाता है एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव ये होता है ये पता लगाना कि इन्वेस्टर को पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मेथड है पेबैक पीरियड मेथड और डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। पेबैक पीरियड में दोस्तों ये बताता है कितना समय लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इंटायरली इन्वेस्टर तक पहुंचाने में। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है यानी ROI क्या होता है, यानी दोस्तों प्रत्येक ईयर ऑफ ऑपरेशन में नेट कैश फ्लो कितना है, कुमुलेटिव कैश फ्लो कितना है। दोस्तों जो हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है ये कंसीडर करता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो को इंस्टेड ऑफ एडिंग कैश फ्लो एज एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो को ये कंसीडर करता है। तो मनी का टाइम वैल्यू है दोस्तों, इसमें ध्यान में नहीं लिया जाएगा जब तक कि डिस्काउंटेड पेबैक मेथड नहीं हो। दोस्तों एक ARR के बारे में बताया जा रहा है कि ARR का एडवांटेज क्या है कि कॉमन है, इजी है और प्रैक्टिकल मेथड है ताकि रेट ऑफ रिटर्न को डिटरमाइन कर सके। ARR का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा एडवांटेज है कि इसको रेडली अवेलेबल होता है, इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रेडली अवेलेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है जो कि फेमिलियर होता है बिजनेस कम्युनिटी का। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट सेंट्रिक है। अब एक एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल X एंड Y। अब देखिए X का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट है 50,000 का, तो ARR निकाला आपने तो 25% निकला। Y का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट है 77,000 का, तो इसका ARR आपने निकाला तो 25% निकला। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि दोनों इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का X एंड Y का सेम ARR है, लेकिन दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टमेंट Y का ज़्यादा है और इसे ज़रूरी है कंसीडर करना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब भी आप प्रपोजल को इवैल्यूएट करें।
दोस्तों एनपीवी के बारे में बताया जा रहा है कि एनपीवी क्या होता है कि जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो है उनके प्रेजेंट वैल्यू होता है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि नेट फ्लो आफ्टर सेटिंग ऑफ द नेगेटिव फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैश प्रेजेंट ईयर कैश फ्लो, इसे फुल वेटेज दिया जाता है बिना किसी डिस्काउंट का, जबकि फ्यूचर ईयर फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे। यदि एनपीवी 0 के बराबर है तो प्रोजेक्ट ना ही वैल्यू ऐड करेगा ना ही वैल्यू लूज करेगा। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट को कंसिडर किया जा सकता है। नेगेटिव एनपीवी जो रेड सिग्नल है। स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, एनपीवी जो है टाइम एलिमेंट को ध्यान में रखता है और रेट ऑफ रिटर्न को क्लोजर लाता है रियलिटी से। ये वैल्यूएट करता है सरप्लस जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्रोजेक्ट के एंड पीरियड में। लिमिटेशन क्या है दोस्तों एनपीवी का, कि बिगेस्ट लिमिटेशन एनपीवी का ये है कि दोस्तों ये ऑल एस्टिमेट है एंड सब्जेक्टिव है। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो अप्लाई किया जाता है बहुत सब्जेक्टिव होता है और अनसर्टेनिटीज़ लॉन्ग टर्म में होता है दोस्तों, ये सभी कैप्चर्ड नहीं होते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटीज़ हैं और रिस्क फैक्टर है, ऑल दिस थिंग आर नॉट कैप्चर्ड। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ एनपीवी। दोस्तों वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस होता है, इसका इंपैक्ट पड़ता है कैश फ्लो पे। यदि वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा तो इसका मतलब आउटफ्लो है और यदि घटेगा इसका मतलब इनफ्लो है। तो करेक्ट पिक्चर, कैश फ्लो के करेक्ट पिक्चर के लिए वर्किंग कैपिटल रेशनिंग बहुत जरूरी है। कैपिटल रेशनिंग क्या होता है दोस्तों, रिसोर्सेज लिमिटेड है इसमें, इसके अंदर दोस्तों कैपिटल जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है वो भी लिमिटेड है। तो कैपिटल रेशनिंग दोस्तों बहुत तरह का फॉर्म लेता है, जैसे नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर, नो यूज ऑफ रिटेन प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो रेशनिंग को ट्रिगर करने के लिए कुछ नॉर्म्स को फिक्स किया जाता है, जैसे हायर IRR या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इन्फोर्स करना, फिक्स मनी डिस्काउंट रेट। दोस्तों EAC क्या होता है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट होता है। ये एक एनुअल कॉस्ट है खरीदने का, ऑपरेट करने का और किसी एसेट को मेंटेन करने का इसके लाइफ टाइम तक। EAC हेल्प करता है कि आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कंपेयर कर सकें दो या दो से ज़्यादा एसेट में अलग अलग लाइफ स्पैन में। दोस्तों जो एसेट का प्राइस है, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है और जो डिस्काउंट रेट है, इन सभी को यूज़ किया जाता है तभी आप EAC निकालते हैं, यानी एक्सपेक्टेड एनुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिसीजन रूल होता है दोस्तों, यदि एनपीवी ग्रेटर देन 0 है तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, एनपीवी लेस देन 0 है तो प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। एनपीवी को यूज़ किया जाता है ताकि आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों IRR और MIRR में क्या डिफरेंस है। IRR दोस्तों एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ कैलकुलेट करता है इन्वेस्टमेंट में, एनपीवी को 0 रखा जाता है जब आप IRR निकालते हैं। IRR दोस्तों वर्क नहीं करेगा इनएप्रोप्रिएट केस में। IRR मिसलीडिंग होता है यदि फैक्टर डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। मल्टीपल रेट पॉसिबल इन केस ऑफ इंटरमीडिएटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैश फ्लो। IRR वैलिड होता है प्रोजेक्ट को रैंक करने का जिसका सेम साइज है। अलग अलग साइज के प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए IRR को आप यूज़ नहीं कर सकते। MIRR दोस्तों करेक्ट करता है जम्पसन ऑफ रीइन्वेस्टमेंट एट IRR। जो PVC होता है उसको इनिशियल कॉस्ट में ऐड किया जाता है और कंपाउंडेड इनफ्लो को डिस्काउंट किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ताकि टोटल कंपाउंडेड टर्मिनल वैल्यू निकाल सकें। ये MIRR दोस्तों आपको एक रियलिस्टिक और अनडिस्प्यूटेड कैश रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट का। दोस्तों MIRR जो है ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का इनबिल्ट फंक्शन होता है MIRR निकालने के लिए। MIRR दोस्तों एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट को कंपाउंड फॉर द कंपाउंडेड टर्मिनल वैल्यू टू मेक डिस्काउंटेड TV इज इक्वल टू टोटल PVC। दोस्तों इन सभी MIRR को कैसे यूज़ किया जाए आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इन माय वीडियो कोर्स। सो इफ यू वांट टू गेट एक्सेस टू द वीडियो कोर्स काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। दोस्तों फिर क्या बताया जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे बेसिकली कॉस्ट और बेनिफिट किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो कॉस्ट है और जो बेनिफिट है इनके बीच के रिलेटिव को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। इसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो या प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहा जाता है। इसको कैसे निकाला जाता है दोस्तों कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। यदि हायर PI है ये इंडिकेट करेगा बेटर प्रॉफिटेबिलिटी को, PI यदि 1 से कम है इसका मतलब अनप्रॉफिटेबल है। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोस्तों आप टोटल कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं, सोशल कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट को इवैल्यूएट करते हैं। पर्पज़ ये है कि हम डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर सकें गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के लिए। सोशल कॉस्ट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आते हैं जैसे लॉस ऑफ मैनग्रोव, पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ में फ्यूल और टाइम सेविंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, प्रत्येक इम्पैक्ट के वैल्यू को निकालना, प्रत्येक बेनिफिट के वैल्यू को निकालना और उसको प्रोजेक्ट से अटैच करते हैं। यदि नेट रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का ज़्यादा होता है या ग्रेटर है प्रोजेक्ट कॉस्ट से तो प्रोजेक्ट फिजिबल होगा। यूनिट 10 में दोस्तों कैपिटल बजटिंग बताया जा रहा है। एक प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट यूज़ करती है ताकि एक्सपेंसेस को प्लान कर सके फिक्स एसेट में। ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन ले सके पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ किया जाता है प्रत्येक सजेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। दोस्तों कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इसमें दोस्तों डीप एनालिसिस चाहिए इन्वेस्टमेंट फैक्टर का। इसमें वर्क कल्चर, लीगल सिस्टम, करेंसी सिस्टम, बिजनेस ट्रेडिशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ट्रेड बैरियर, इन सभी को यूज़ किया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में दोस्तों स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है फॉरेन और होम करेंसी कैश फ्लो के लिए। करेंसी कन्वर्जन रेट को केयरफुली अडॉप्ट किया जाएगा। लॉन्ग प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन टाइम जो है प्रॉब्लम पोज कर सकता है फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन के कारण और रेट वोलेटिलिटी के कारण। दोस्तों फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कंपटीशन, जो आपका लोकल करेंसी है उसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना ये प्रिवेलिंग स्पॉट रेट पे किया जाएगा। फ्यूचर रेट पे परचेस करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट
को अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके अंदर फ्यूचर प्रीमियम होगा। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसे एडजस्ट किया जाएगा इंटरेस्ट रेट और टाइम फैक्टर के द्वारा। दोस्तों फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि स्पॉट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड एडजस्टेड फॉर टाइम अंटिल एक्सपायरेशन। IPI क्या है? इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना क्रॉस कंट्री रेमिटेंस के माध्यम से, क्रॉस कंट्री रेमिटेंस चैनल के माध्यम से, जैसे म्यूचुअल फंड, लिस्टेड इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये IPI कहलाता है। LRS दोस्तों भारत में क्या है कि इंडिविजुअल पैसा विदेश भेज सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ लिमिट तक। दोस्तों इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव की बात करें तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, कंट्री फंड, इंटरनेशनल लिस्टेड स्टॉक, ये सभी डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं, बेटर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ऑफर करते हैं रिड्यूस रिस्क के साथ। बैरियर का क्या है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, प्राइस कंट्रोल, ये सभी बैरियर्स हैं। दोस्तों बात करें क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी की तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाई PY, लो PE, वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, रेटेड, अनरेटेड, ट्रेजरी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, ये सभी सिक्योरिटीज़ के क्लासेस हैं। हेजिंग स्ट्रेटजीज़ क्या? ये ज़रूरी है कि आप रिस्क को मिटिगेट करें जो कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण आता है, जो कि हो सकता है बहुत सारे रीजन से। तो दोस्तों यदि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप ऐसे रिस्क को हेज करने के लिए बेस्ड ऑन प्लान्ड एक्विजिशन और एग्जिट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट पोर्टफोलियो, रिस्क लेस फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसी बॉन्ड एंड करेंसी स्पेसिफिक हेज पोर्टफोलियो, इन सभी को यूज़ कर सकते हैं आप एक हेज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में। दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट चैनल में ये है कि ADR या GDR में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किया गया, या FDI में इन्वेस्ट करना। जबकि इंडायरेक्ट चैनल हो सकता है कि आप इंटरमीडिएटरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड या ETF। दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है वो बहुत तरह के एसेट के टाइप और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्सचेंज और कंट्री रिस्क से सब्जेक्टेड होता है। दोस्तों CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये क्या करता है? रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिलेट करता है और इसे यूज़ किया जाता है कि आप रिस्की एसेट को प्राइस कर सकें उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे। इन्वेस्टर CAPM को यूज़ करते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकें 3 इनपुट के माध्यम से, जैसे रिस्क फ्री रेट कितना है, लीवर्ड बीटा कितना है और मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है। दोस्तों मार्केट रिस्क प्रीमियम एक्स्ट्रा रिटर्न होता है जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए CAPM मॉडल को यूज़ किया जाता है ताकि रिटर्न जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए। और दोस्तों इसे बेंचमार्क के रूप में यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करने के लिए। फॉर्मूला है RE=RF+BL×RF। यदि आप इस सभी को यूज को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। मैंने एक चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से सब सिंपल भाषा में समझाया है कि RE क्या होता है, RF क्या होता है, बीटा L क्या है, RM क्या है, RF क्या है। All these things have been explained in the simplest manner possible in our video lecture. So you can take help of this. For more detail you can WhatsApp me a number shown on the screen. दोस्तों APM है हमारा, APT है आर्बिट्रेरी प्राइसिंग थ्योरी। तो ये CAPM का अल्टरनेटिव मेथड है जो कि एडवांटेज लेता है मिस प्राइस सिक्योरिटी का, लीनियर रिलेशनशिप को यूज़ करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के बीच में। फैक्टर के अंदर GDP, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक इंडिसेस, गोल्ड प्राइजेस और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन कैसे होता है APT में? तो फैक्टर्स के पास सेंसिटिव कोएफिशिएंट बीटा, रिस्क प्रीमियम RP, एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट किया जाता है एडिंग रिस्क फ्री रेट टू वेटेड सम ऑफ रिस्क प्रीमियम। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फॉरेन कंट्री। इसके अंदर कॉस्ट एनालाइज करना, बेनिफिट एनालाइज करना, कुछ फैक्टर को कंसिडर करना जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट, पॉलिटिकल रिस्क, कल्चर डिफरेंस। दोस्तों प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है ताकि आप सक्सेस और इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट को डिटरमाइन कर सकें। दोस्तों बात करें एक ओवरसीज़ प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन की तो सेम मेथड है डोमेस्टिक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन एडिशनल रिस्क इन्वॉल्व होता है। फॉर्मूला क्या है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालने के लिए? 1+RA = 1+RF × 1+RP। एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों? रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट रेडली अवेलेबल होता है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों रिस्क प्रीमियम फॉर ओवरसीज़ प्रोजेक्ट क्या है? एक हाई रिस्क प्रीमियम की रिक्वायरमेंट होती है एडिशनल रिस्क इन्वॉल्व के कारण। दोस्तों एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट को निकालने के लिए देखिए एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर ईयर, तो क्या बताया जा रहा है कि कैश फ्लो इन द फॉरेन करेंसी नीड टू बी कन्वर्टेड टू लोकल करेंसी बिफोर डिस्काउंटिंग। तो एक फॉर्मूला है दोस्तों एक्सचेंज रेट को एस्टिमेट करने का, ST = S0 × 1+RH / 1+RF × T। ST क्या है? स्पॉट रेट है टाइम T, S0 क्या है? करंट स्पॉट रेट, RH क्या है? नोशनल फ्री इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, RF क्या है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री। एग्जाम्पल जैसे ST = यहाँ समझाया गया है। दोस्तों अप्रोच हमारे पास 2 अप्रोच है, होम करेंसी अप्रोच, एक फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो होम करेंसी अप्रोच में जितने भी कैश फ्लो होते हैं प्रोजेक्ट का उसे होम करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा एक्चुअली एस्टिमेटेड स्पॉट रेट के माध्यम से टाइम ऑफ कैश फ्लो। फॉरेन करेंसी अप्रोच में कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट को जो कि फॉरेन करेंसी में उसे कन्वर्ट नहीं किया जाता है होम करेंसी में। दोस्तों होम करेंसी अप्रोच में जो कन्वर्टेड कैश फ्लो है वो डिस्काउंट किया जाता है यूजिंग डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और फॉरेन करेंसी अप्रोच में दोस्तों कैश फ्लो को डिस्काउंट किया जाता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी। जो आपका होम करेंसी अप्रोच है उसमें कन्वर्जन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फॉरेन करेंसी अप्रोच में जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है उसे कन्वर्ट किया जाता है होम करेंसी को अप्लाइंग
फाइंड द प्रेजेंट स्पॉट रेट। दोस्तों रिजल्ट क्या होता है होम करेंसी अप्रोच का कि जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है वो होम करेंसी में होगा और फॉरेन करेंसी अप्रोच में जो प्रेजेंट वैल्यू है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का वो फॉरेन करेंसी में होगा। दोस्तों इवैल्यूएशन मेथड की बात करें तो दो मेथड है, होम करेंसी अप्रोच और फॉरेन करेंसी अप्रोच। पेबैक पीरियड मेथड जो है एग्जांपल के रूप में यूज किया जाता है। इसमें पहला स्टेप होता है कि स्पॉट रेट निकाल लीजिए हर एक साल का, फॉरेन करेंसी कैश इनफ्लो को आप होम करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। सो ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन इन वीडियोस इन द क्लियर डिस्क्रिप्शन मैनर, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ देम। दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग इंपैक्ट करता है क्रॉस कंट्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। OECD वर्किंग करते हैं, वर्क काम करते हैं ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को एलिमिनेट कर सकें। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो प्रॉफिट अर्न करती है और उसे टैक्स हेवन में पार्क करती है, ट्रांसफर प्राइसिंग रूल रिकमेंड किया जाता है ताकि मैनिपुलेशन ऑफ रेट को प्रिवेंट कर सकें। बहुत सारी कंट्री ने इनकॉर्पोरेट किया है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल अपने टैक्स लॉ में। इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं क्रॉस करेंसी रेमिटेंस के माध्यम से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हाई रिस्क होता है क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण। दोस्तों इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करें तो एक्सचेंज और कंट्री रिस्क होता है, रिटर्न और रिस्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है। बीटा और IBT, बीटा मेजर करता है कि वोलेटिलिटी को या सिस्टमिक रिस्क जो कि मार्केट में कंपैरिजन में मार्केट कंपेयर्ड में है। APT माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को यूज करता है ताकि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकें। दोस्तों यूनिट 11 को रिवाइज करते हैं तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग यानी कॉस्ट और रेवेन्यू को एस्टिमेट करना किसी फ्यूचर पीरियड के लिए ये जरूरी है नए प्रोजेक्ट के लिए और एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज के लिए। जो क्रॉस कंट्री इन्वेस्टमेंट है वो इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और रिस्क के इम्पैक्ट को बढ़ा देता है किसी प्रोजेक्ट में। रिस्क एनालिसिस एक कॉम्प्लेक्स आस्पेक्ट है कैपिटल बजटिंग का और उसे कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों कुछ रिस्क स्टैंड अलोन होते हैं लेकिन दूसरे तरह के रिस्क मैथड्स पे डिपेंड करते हैं, मोड पे या फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट या मार्केट रिस्क। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इसमें लोकल से लेकर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक मूवमेंट होता है क्योंकि मार्केटिंग रिस्क पोज करता है, एक्सचेंज रिस्क पोज करता है। रिस्क जो है सेल्स कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। प्लांट हैजार्डियस केमिकल को यूज करते हैं या पॉल्यूशन जनरेट करते हैं जो कि स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी फेस करते हैं। दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है चेंजेस के इम्पैक्ट को एसेस करते हैं प्रत्येक इंपॉर्टेंट वेरिएबल का। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल बजट का वो कॉस्ट, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट है। तो सारे पॉसिबल वेरिएबल को कंसीडर करके ये डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प करता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी से सेफगार्ड करने में। दोस्तों कुछ टेबल्स के बारे में बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में के अंदर क्या होता है कि आप देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं NPV को, IRR को। आप मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। फिर इम्पैक्ट देखते हैं कि IRR और NPV का चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों फिर हेलियर मॉडल के बारे में बताया जा रहा है कि रिस्क एनालिसिस टेक्निक है NPV बेस्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लो डिटरमाइनिंग रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ NPV कैलकुलेटेड थ्रू एनालिटिकल डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे दो केस कंसीडर किया गया था, नो कोरिलेशन वाला, परफेक्ट कोरिलेशन वाला। फिर दोस्तों सिमुलेशन एनालिसिस बताया जा रहा है। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है ताकि लाइक्लीहुड ऑफ सिनेरियो को फाइंड कर सकें। पैरामीटर का इन्फ्लुएंस और एक्सोजेनस वेरिएबल का इन्फ्लुएंस NPV और IRR पे ये देखा जाता है। पैरामीटर को कंट्रोल किया जाता है डिसीजन मेकर के द्वारा। सो फ्रेंड्स उसके बाद डिसीजन ट्री एनालिसिस के अंदर डेफिनेशन, एलिमेंट्स, ब्रांच, नोड, एग्जांपल, रिवार्ड, ग्रोथ, प्रोसेस, इवैल्यूएशन, ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। फिर कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस की बात करें तो इसमें रिस्क प्रोफाइल क्या है, इम्पैक्ट क्या है, रिस्क क्या है, व्हाट इज एनालिसिस, कंसिडरेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इम्पैक्ट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस, दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्पेसिफिक स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क का। फाइनेंशियल लीवरेज को मैनेज किया जाएगा ताकि फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोमोटर्स कैपेसिटी इन सभी को ध्यान में रखते हुए कंटिजेंसी प्लानिंग दोस्तों एक एक्शन प्लान को ड्रॉ अप किया जाता है असाइन ड्यूटी के साथ ताकि एडवर्स इवेंट को कोप अप कर सकें। फिर दोस्तों एक है सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड और एक है हमारा रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड मेथड। इसका देख सकते हैं आप कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं। फिर दोस्तों रिस्क एनालिसिस प्रैक्टिस समरी, तो रेवेन्यू एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेट, फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टिंग, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ऑल दिस थिंग आर इंपॉर्टेंट। फिर देखिए कैपिटल बजटिंग में क्या कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट सर्विस डिसीजन में, प्राइसिंग डिसीजन में, मेक और बाय डिसीजन में, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दूसरे फैक्टर, CEP एनालिसिस, ट्रेडिशनल CEP प्रोडक्ट्स। फिर दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग बैच साइज, रिलेवेंट कॉस्ट कंसेप्ट, एग्जांपल ऑफ बिजनेस डिसीजन। अब देखिए दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, स्पेसिफिक टूल कॉस्ट, फिर स्पेसिफिक हम टोटल रिलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं। तो रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई कंपनी जो है ज़्यादा फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। तो दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड होता है, इसमें सब डिवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कॉस्ट को डिस्क्रीट और क्वान्टिफाइबल यूनिट में, एलोकेट करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं प्रत्येक यूनिट को कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट एट्रीब्यूशन का ऑप्शन जो है बेस्ड होता है बेनिफिट कितना आपको इंडायरेक्ट एक्टिविटी से मिल रहा है। इसमें कुछ टर्म्स है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर। फिर दोस्तों मेजरिंग यूनिट के बारे में बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इसमें वेलबिंग ऑफ ऑल, पीस, किसी को कंसिडर किया जाएगा, किसी को नहीं कंसिडर किया जाएगा, ये बातें बताई जा रही है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, कंपैशन, सिविलिटी, एथिकल फ्रेमवर्क,
सिक्स पिलर का कौन कौन से ये देख लीजिए। गोल्डन रूल क्या है दोस्तों, हेल्प व्हेन यू कैन एंड अवॉइड हार्म व्हेन यू कैन। फिर ग्रेटनेस, मोरल जस्टिस, स्प्रिंटर स्पोर्टवेयर केस बताया गया है, ऑब्लिगेशन टू एड्रेस इशू एंड एक्शन टू एड्रेस इशू। So this was our complete revision of AVFM Module B. So if you like the lecture, hit the like button, and if you want to get such type of video, please write it in the comment section. And if you want to get PDF, kindly WhatsApp me, number shown on the screen.